दोस्तों, मैं आपके बीच केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपके दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दिखाया जा रहा है। पहले चैप्टर का है थर्मोडायनेमिक्स बुक्स के। पहला आप देख सकते हैं हेडिंग में दिखा रहा है सिस्टम, दूसरा प्रोसेस एंड सराउंडिंग। तो हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। दूसरे वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्लोज सिस्टम भी बता सकता हूं इसी वीडियो में, तो कृपया स्किप करके ना देखें। और समझने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा वीडियो को तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। जैसा कि आपको एग्ज़ाम का भी पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, इसीलिए मैं आपके बीच आपके सिलेबस का, आपके बुक्स के, सीईटी के मैं लेके आया हूँ सिलेबस। तो आप आज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के सिस्टम के बारे पे चर्चा करेंगे, साथ में हम भी करेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पे। मैं फिर से उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जिसे समझ में ना आए प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं होमोजीनियस पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है होमोजीनियस, ये देख लीजिए मेरा हाथ पहले स्टेप पे रखा हुआ है, पॉइंट 1 पे होमोजीनियस सिस्टम। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम है। कैमरा बिल्कुल मेरा क्लीन नहीं चल रहा है और थोड़ा सिस्टम भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ है। मैं किसी तरह फ़ोन से बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे नया भी हूँ और मेरे पास कुछ सामान भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का करीब है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। तो टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज ही, होमोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फेज। कहने का मतलब जो है, ये सिस्टम जो है, इसमें एक सिस्टम फेज होते हैं। हेयर द प्रॉपर्टीज एंड सेम थ्रॉट आउट आर द प्रॉपर्टीज very smoothly without solving and surface of discontinuously liquid water in a beaker and a column of dissolved air are fine एग्जाम्पल्स में दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। तो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर का। सब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो होमोजेनियस सिस्टम होते हैं केवल एक फेस के होते हैं, जैसे कि वाटर एक फेस है, और डिज़ोल्व इन एयर, एयर भी उसी में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं वाटर का H2O होता है जल, उसमें जो है ऑक्सीजन भी उपस्थित है, एयर। तो कहने का मतलब वो एक ही फेस का है, इसलिए हम इसे होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इस सिस्टम को सिंगल फेस सिस्टम भी कहा जाता है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। होमोजीनियस सिस्टम एग्जांपल में आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर, ये एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ये भी जो है होमोजीनियस सिस्टम के ही एग्जांपल्स हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फेज। हेयर द प्रॉपर्टीज एंड द सेम थ्रॉट आउटवर्ड द प्रॉपर्टीज वेरी स्मूथली विदाउट शोविंग एनी सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूअसली लिक्विड वाटर इन वीकर एंड ए कॉलम ऑफ ए डिसीज्ड एयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमो सिस्टम्स। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स होमोजेनियस सिस्टम के अंतर में आते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है हम होमोजेनियस सिस्टम क्या होते हैं।
होमोजेनियस सिस्टम में एक ही फेस होते हैं, एक फेस होते हैं होमोजेनियस सिस्टम में। वाटर का हो सकता है, एयर का हो सकता है, वाटर नाइट्रिक एसिड का हो सकता है, ये होमोजेनियस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हेटेरोजेनियस क्या होते हैं। तो हमारे उंगली को ध्यान दीजिए, ये सामने लिखा हुआ है हेटेरोजेनियस सिस्टम। अब इसको बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more होमोजेनियस फेस। ये पहली लाइन में स्पष्ट कर रखा है। इसमें जो है मोर होमोजेनियस फेस, एक से अधिक फेस को ही हम हेटेरोजेनियस सिस्टम कह देंगे। बिल्कुल एक ही लाइन में स्पष्ट कह रखा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड वाटर इस फॉर्म ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम। कहने का मतलब बेंजीन और वाटर का जो है ये फॉर्म ही हेटेरोजेनियस सिस्टम नज़र आ रहा है। जैसे बेंजीन का प्रयोग जो है आप लोग जानते ही हैं कि पेंट वगैरह में, वॉशिंग वगैरह में बेंजीन का वगैरह जो है वॉशिंग में मिलावटी के तौर पर किया जाता है, वार्निश के तौर पर। लेकिन बेंजीन का आप लोग जानते ही होंगे C6H6 होता है, रिंग भी आप लोग बनाना जानते होंगे। ये बेंजीन जो होता है ये एक तरह से सॉलिड होता है, सॉलिड कठोर के रूप में होता है। और लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन का, जैसे लिक्विड द्रव के रूप में ये अलग अलग दिखाई देते हैं बेंजीन्स के पार्ट्स। ये 2 फेजेस में, मोर फेजेस में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस हमने कर लिया है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस पे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे अध्ययन करेंगे इंटेंसिव क्या होते हैं। इंटेंसिव के बारे में हम बिल्कुल क्लियरली अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, इंटेंसिव पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे। तो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है आपको, ये देख सकते हैं इंटेंसिव लिखा हुआ है। इंटेंसिव, सबसे पहले इसका हिंदी जान लेते हैं। इंटेंसिव को हम कह सकते हैं व्यापक, कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं व्यापक गुण। अब इसकी जो डिफिनेशन होती है इंटेंसिव की वो देख लेते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। किसी सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ को जो सिस्टम के मास तथा साइज पर निर्भर करती है, सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। कहने का मतलब किसी सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के मास तथा साइज पर डिपेंड करता है। जैसे कोई सिस्टम दिया हो, बिना डिपेंड के जो है कोई भी प्रोसेस जो है होगा ही, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो डिपेंड होते ही हैं। तो जो डिपेंड होते हैं उन्हें हम इंटेंसिव कहते हैं, और जो डिपेंड नहीं होते हैं उन्हें हम इंटेंसिव कहते हैं। स्पेलिंग भी देख सकते हैं इंटेंसिव की, INTENSIV, इंटेंसिव। जो डिपेंड मास और साइज पे नहीं करते हैं उन्हें हम इंटेंसिव कहते हैं, और जो डिपेंड करते हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं। एक्सटेंसिव का आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, EXTENSIVE। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बहुत फ़र्क होता है। आप बिल्कुल जो है स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाई दे साफ। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। एक बार फिर से हम आपको एक्सटेंसिव के बारे में बता रहे हैं। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किसी सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ को जो सिस्टम के मास तथा साइज पर डिपेंड करती है उन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं द्रव्यमान, आयतन ETC इसके एग्जांपल हैं एक्सटेंसिव के। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, किसी सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ को जो सिस्टम के मास तथा साइज पर डिपेंड करती हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उनके अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जाए तो मास तथा वॉल्यूम पर डिपेंड करती है,
उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब एक एग्जांपल और देख सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। इंटरनल आंतरिक ऊर्जा जो है वो डिपेंड करेगा ही किसी प्रोसेस में कि किसी, आप जानते हैं कि हर वस्तु का कोई ना कोई जो अपना जो है, हर वस्तु में उसके कुछ इंटरनल एनर्जी होते ही हैं। आप पहले से ही जानते हैं, 10वीं 11वीं कक्षा की क्लास में भी बताया जा चुका है। हीट कैपेसिटी, ऊष्मा संधारित जो है क्षमता जो है वो भी मतलब एक्सटेंसिव के अंतर्गत ही, इनके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं एक्सटेंसिव के। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बहुत ही फ़र्क है। तो बिल्कुल फ़र्क को अलग ही मतलब बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत दिक्कतें आती है कि कभी कभी पूछ लेता है इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, दोनों एक साथ नहीं पूछते हैं, इसलिए बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। मैं भी इस प्रोसेस से गुज़र चुका हूं, तो कृपया जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूं तो मैं क्लियर ही कर देना चाहता हूं आप लोग को कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव में फ़र्क क्या होता है। एक बार आप इंटेंसिव का देख लीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? किसी सिस्टम की उन प्रॉपर्टीज़ को जो सिस्टम के मास व साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट आदि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आप बिल्कुल, मैं जूम कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, आप जो है नोट बना करके लिख भी सकते हैं अच्छे से अपने लैंग्वेज में। देख लीजिए, बिल्कुल लाइन टू लाइन दिखाई दे रहा है। नोट्स हिंदी में बनी हुई है और हिंदी में CET के बहुत कम ही मिलते हैं। हमने भी बहुत मेहनत से बनाया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो से कुछ आपको देखने के बाद कुछ लाभ मिले हो, कुछ जानकारी मिले हो तो लाइक मार दीजिएगा। अगर नहीं भी मिले हों तो दूसरी वीडियो देखकर आप अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया हो तो दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। इस वीडियो में आखिर के बताया क्या जा रहा है। थोड़ी सी कैमरे की समस्याएं आ रहे हैं, तो कृपया आप घबराएं नहीं, ये धीरे धीरे सुधार हो जाएंगे। मैं भी यूट्यूब पे नया ही हूँ, आप देखते रहिए। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ज़ीरोथ लॉ का भी अध्ययन कर लेते हैं। हमारे नोट्स की सहायता से बिल्कुल हिंदी में बनी हुई है। आप नोट्स को देख के बिल्कुल आराम से अपनी नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो स्क्रीन पे देख के, तो कृपया शांति से देखें इस वीडियो को। आखिर के इस वीडियो में बताया क्या जा रहा है, मैं दिखा भी रहा हूँ इस वीडियो में क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख के भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते क्या हैं, इसके डिफिनेशन देख लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते क्या हैं? यदि दो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम किसी तीसरे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये देखिए क्या कह रहा है। यदि दो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम किसी तीसरे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब ये चाहते हैं, अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, अगर तीसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर उसके पास रख दिया जाए तो वो भी
थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब तीनों का जो थर्मल एफिशिएंसी है तीनों का बराबर हो जाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ के अनुसार बताया जा रहा है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी तीसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। कहने का मतलब जो है, ये देखिए सिस्टम लगा हुआ है कोई ए जो इक्विलिब्रियम में है और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोनों ए व बी दोनों कोई सिस्टम जो है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं तीसरा सिस्टम रख दूं जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर उसी मैं बाउंड्री में रख दूं, इसके अक्ष के बाउंड्री में, तो तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरोथ लॉ का सिस्टम के अनुसार बताया गया है। आप लेट कर लीजिए, माना तीन सिस्टम ए बी सी है। ए और बी एक थर्मल वाल्स द्वारा सेपरेट हैं। यदि ए और बी अलग अलग सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो यदि कोई सिस्टम ए और बी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तथा तीसरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ हैं।